नमस्कार। 1857 ये वो साल था जब पूरे भारत में आज़ादी की एक आग भड़की थी। लेकिन राजस्थान की धरती पर इस क्रांति की कहानी थोड़ी अलग थी। ये कहानी है राजाओं की वफादारी की, ठाकुरों की बगावत की और आम जनता के जबरदस्त विद्रोह की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि क्रांति की दहलीज पर खड़ा राजस्थान आखिर था कैसा। फिर विद्रोह की पहली चिंगारी नसीराबाद से कैसे भड़की, आउआ के संघर्ष ने इसे कैसे एक नया ही मोड़ दे दिया, और कोटा में ये कैसे एक जन विद्रोह में तब्दील हो गया। और हाँ, आखिर में हम इसके नतीजों और विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसमें ये विद्रोह पनपा, मतलब 1857 से ठीक पहले राजस्थान और पूरे भारत की राजनीतिक जमीन पर आखिर चल क्या रहा था। 1857 के वक्त सत्ता के टॉप पर कौन लोग बैठे थे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिटेन में थी महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन। भारत में जो सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और ख़ास तौर पर राजस्थान में उनके जो प्रतिनिधि थे यानी एजीजी, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये चारों नाम एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की चिंगारी एक राइफल से भड़की। हुआ ये कि जब पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल आई तो एक अफवाह फैल गई कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बस 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो क्रांति के पहले शहीद बने। फिर क्या था, 10 मई को मेरठ से विद्रोह की ज्वाला भड़की और 11 मई तक विद्रोही दिल्ली पहुंच चुके थे। अब ये टेबल बहुत जरूरी है। राजस्थान की अलग अलग रियासतों में उस वक्त कौन शासक था और कौन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ये जोड़ियां एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। तो याद रखिए, जयपुर में थे सवाई राम सिंह द्वितीय और एजेंट विलियम ईडन, मारवाड़ में तख्त सिंह और मैकमिसन, मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह और मेजर शॉज, और कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय और मेजर बर्टन। तो जब दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो उसकी लपटें राजस्थान तक कैसे पहुंची। चलिए देखते हैं कि यहाँ की सैनिक छावनियों में पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि राजस्थान की सभी 6 सैनिक छावनियों ने विद्रोह नहीं किया था। विद्रोह की आग तो भड़की नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली में। वहीं ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियां अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रहीं। ये फर्क समझना बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में क्रांति का शंखनाद हुआ 28 मई 1857 को नसीराबाद से। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तोपखाने पर कब्जा किया, स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी जैसे अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा, पूरी छावनी लूटी और दिल्ली चलो के नारे के साथ आगे बढ़ गए। नीमच की कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। यहाँ कर्नल एबट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी के लिए गंगा और कुरान की शपथ दिलाई, लेकिन मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने ये कहकर विद्रोह कर दिया कि जब अंग्रेजों ने खुद अवध को लेकर अपनी शपथ तोड़ी है तो हम अपनी शपथ से क्यों बंधे रहें। विद्रोह के बाद यहाँ से भागे 40 अंग्रेजों को पहले डूंगला गांव के रुगाराम जाट ने और फिर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। अभी तक जो विद्रोह हुए वो सैनिकों के थे, पर अब हम विद्रोह के सबसे संगठित और शक्तिशाली केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, आउआ की ओर, जहां का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। एरनपुरा छावनी के विद्रोहियों का एक ही लक्ष्य था, जो उनके नारे में गूंजता था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। इन बागी सैनिकों को नेतृत्व मिला आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का, और उनके आते ही इस संघर्ष ने एक संगठित रूप ले लिया। तो पहला बड़ा मुकाबला हुआ 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा के मैदान में। एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट और जोधपुर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था ओनाथ सिंह। और इस जंग में ठाकुर कुशाल सिंह ने एक शानदार जीत दर्ज की। ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुआ चेलावास का युद्ध, जिसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। इस बार कुशाल सिंह के सामने खुद राजस्थान का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेशन अपनी सेना लेकर आए थे। नतीजा फिर वही रहा, कुशाल सिंह विजय हुए
और इस बार तो पॉलिटिकल एजेंट मैकमेशन मारा भी गया। मैकमेशन की मौत इतनी बड़ी घटना थी कि ये लोकगीतों का हिस्सा बन गई। ये कहावत आज भी बहुत प्रसिद्ध है, ढोल बाजे चंग बाजे, भालो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजा पे टाकियो। ये उस जबरदस्त जीत का प्रतीक है। लेकिन 2 बड़ी हार के बाद अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से वापसी की। जनवरी 1858 में कर्नल होम्स की अगुवाई में एक बड़ी सेना ने आउवा के किले पर कब्जा कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह को शरण लेनी पड़ी, लेकिन आखिर में उन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर मुकदमा तो चला, लेकिन टेलर कमीशन ने उन्हें विद्रोह के लिए निर्दोष पाया और 1864 में उदयपुर में उनका निधन हो गया। जहां आउवा में विद्रोह का नेतृत्व एक ठाकुर कर रहे थे, वहीं कोटा की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां विद्रोह की कमान सैनिकों के हाथ में नहीं थी, बल्कि आम जनता के हाथ में थी। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे सुनियोजित जन विद्रोह था। तो इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि राजस्थान में विद्रोह के 2 अलग-अलग चेहरे थे। पहला था सैनिक विद्रोह, जैसा हमने नसीराबाद और नीमच में देखा, और दूसरा था जन विद्रोह, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था कोटा, जहां क्रांति की बागडोर आम लोगों के हाथों में थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह भड़क उठा और इसका नेतृत्व 2 नागरिकों लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया। सोचिए जरा, उन्होंने शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को 6 महीने तक उन्हीं के किले में कैद रखा और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। इस जबरदस्त जन विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स को करौली के शासक मदन पाल की मदद लेनी पड़ी। इसके बाद अंग्रेजों ने वफादारी का इनाम और लापरवाही की सजा तय की। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को जिम्मेदार मानते हुए उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। वहीं मदद करने वाले करौली के मदन पाल को 17 तोपों की सलामी और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया यानी GCI की उपाधि से नवाजा गया। तो ये विद्रोह दब तो गया, लेकिन इसने राजस्थान की सियासत और इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। चलिए अब इसके आखिरी दौर और नतीजों का विश्लेषण करते हैं। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने भी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो राजस्थान में आए, उन्होंने बांसवाड़ा और झालावाड़ में जीत भी हासिल की, लेकिन आखिर में नरवर के जंगलों में मान सिंह नरूका के धोखे से पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोह के बाद शासकों की वफादारी का इनाम साफ तौर पर देखने को मिलता है। बीकानेर के सरदार सिंह तो एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की मदद करने गए थे, तो उन्हें इनाम में 41 गांव मिले। जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से मदद की, तो उन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली। वहीं बूंदी के राम सिंह ने कोई मदद नहीं की, तो उन्हें अंग्रेजों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि ये विद्रोह आखिर था क्या? इस पर इतिहासकारों में हमेशा से मतभेद रहा है। एक तरफ वीडी सावरकर हैं, जो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ RC मजूमदार का तर्क है कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था। और अंत में शायद खुद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का ये बयान इस पूरी कहानी का सार बता देता है। उन्होंने कहा था कि भारतीय शासकों ने तूफान में तरंग अवरोधक का काम किया, वरना हम एक ही बड़ी लहर में बह गए होते। ये एक वाक्य ही ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान के राजाओं की वफादारी ने ही भारत में ब्रिटिश राज को बचाने में कितनी बड़ी और